अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। हुकूमत PTI या खुद इमरान खान के लिए रिलीफ को 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी से मशरूत कर रही है और काफ़ी अरसे से इस शर्त को दोहरा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस शर्त को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इमरान खान का माफ़ी मांगना नामुमकिन है। हफ्ते को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इमरान खान की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगते हैं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से जेल में मुलाकातों के हवाले से समाअत के बाद PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई अगर समझता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे तो इसका कोई इम्कान नहीं है। मुल्क के वसीतर मफाद में उनको निकाला जा सकता है, जेल से रिहाई दिलवाई जा सकती है। ये मेरे अल्फाज तो नहीं है ना, ये तो DG ISPR के अल्फाज हैं कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर सच्चे दिल से माजरत करें और फिर उसके बाद आगे बात करें तो कर लें। जिस तरह से 9 मई को हुआ तो उसके बाद फिर आप किसी रायत की तवक्को करें तो वो फिर ऐसा होता नहीं है। नहीं, ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर दें। ये मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद सामने आया था, जहां कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान से मंगल और जुमेरात को 2 दिन की हफ्तावार मुलाकातें बहाल करवा दी, जिसके बारे में काफ़ी अरसे से PTI शिकायतें कर रही थी। तहम अदालत ने मुलाकातियों पर अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करने पर पाबंदी आयद कर दी है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से अदालत को यकीन दहानी भी करवा दी। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही उनसे मुलाकात कर सकेगा। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि इमरान खान से मुलाकातों का SOP इंट्रा कोर्ट अपील में तय किया गया था। मंगल को फैमिली और वकला, जबकि जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात करवाई जाएगी। दिसंबर से जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात बंद कर दी गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अपील में मंगल और जुमेरात की मुलाकात के SOPs तय हुए थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट के वकील नवीद मलिक एडवोकेट ने कहा कि दिसंबर तक उसी SOPs के तहत जेल मुलाकातें करवाई जा रही थी। जनवरी के बाद इमरान खान का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी में तब्दील हुआ। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थी। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी इस्तेदा है कि हफ्तावार 2 मुलाकातों का सिलसिला बहाल किया जाए, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन मैनेज करना मुश्किल होता था, इसीलिए इमरान खान की मंगल के दिन 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। जेल रूल्स सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ये इख्तियार देते हैं। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकातें करवाने की बजाय 1 दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए। इस दौरान वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, जेल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू ना करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकातों की 100 से ज़्यादा पटिशन्स दायर हुई थी और 98 के करीब निपटाई जा चुकी हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को लार्जर बेंच एक ही मरतबा निपटा दें। इसके बाद अदालत ने मुलाकातों की इजाज़त देते हुए दरखास्तें निपटा दी। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया है। सिर्फ रुफका पर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी होगी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे, ज़ाहिर है मिलकर देंगे। जेल हुकाम यहाँ मौजूद थे, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट यहाँ मौजूद थे, तो सबकी रजामंदी से अब ये हुआ है। अब हम तवक्को करते हैं कि इस पर अमल होगा। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जेल से फ़ौरन बाहर और जेल से चंद घंटों बाद या चंद मिनटों बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरशिप पर पाबंदी लगी है या फिर फैमिली पर पाबंदी लगी है, क्योंकि वो बाहर आके गुफ्तगू नहीं, सिर्फ उन्होंने फ्रेंड्स के बारे में बात की है। मतलब फैमिली आके मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर सकती है सर? जी बिल्कुल, उस हवाले से कोई आज बात नहीं। साथ ही एक्स पर पोस्ट में सलमान अकरम राजा ने लिखा है कि ख़ानदान और वकला के अलावा इमरान खान से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया था। आज इस साजिश को बड़ा धचका लगा है। साजिश में कौन कौन शामिल था मुझे मालूम है। आइन और कानून के तकाजे क्या हैं ये भी वाज़ेह है। साजिशी आज अफसरदा है, मुझ पर उनका हमला बनता है। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि JUI समेत अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है।
बड़ी तहरीक का लफ्ज़ जो है उस अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है। हम फैसला मुशावरत से करेंगे। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है JUI से, दीगर जमातों से, सिंध की जो जमातें हैं, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा, जिसका मकसद इस मुल्क में आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली और मैं बार बार कहता हूँ शराफत की बहाली होगा। और अब खुद मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि PTI और JUI की बातचीत अच्छे अंदाज में चल रही है और कुर्बतें बढ़ रही हैं। JUI और PTI के दरमियान एक तल्ख माहौल था, आज वो एक एतदाल पे आने की तरफ जा रहा है, रवैयों में नरमियाँ आ रही हैं और इसमें हमें एक दूसरे को कुछ समझने के भी मौके मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी सिमत है जिसकी तरफ सफर हो रहा है। ईद के बाद का जो मामला है वो शायद उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने अप्रैल में अपनी जनरल कौंसिल का इजलास बुला लिया है और उसके सामने हम ये सारी सूरत हाल रखकर मुस्तकबिल की पॉलिसियों की मंजूरी लेंगे उनसे। एक तरफ ईद के बाद अपोजिशन मुत्तहद होकर हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक चलाने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है और इस हवाले से हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। न सिर्फ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सहूलतकारी मिल रही है, बल्कि कलअदम BLA को भी अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और दौरे से वापसी के बाद आज उन्होंने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ब्रीफिंग दी है। इस इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के दीगर सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। दफ्तर ख़ारजा के एलामे के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हिदायत पर अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने 21 से 23 मार्च तक काबुल का दौरा किया। 22 मार्च को उन्होंने अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें अमन और सिक्योरिटी, तिजारत और माशी ताउन समेत अवामी राबते से मुतल्लिक़ मामला भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सहाफ़ी फरहान मलिक को गिरफ्तार हुए 4 दिन हो चुके हैं। जुमे को अदालत ने उन्हें 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया और आज उनके दफ्तर पर छापा भी मारा गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ी फरहान मलिक के मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है और समात ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। फरहान मलिक की दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट, डायरेक्टर FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। पेका एक्ट में तरमीम के बाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि फरहान मलिक FIA के नोटिस पर मुसलसल पेश हो रहे थे, मगर उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी से। तलाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बज़ाहिर जिस तरह के बयानात आए आपके साथी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि अगर अदालतें रिहा कर देती हैं बानी PTI को तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, अगर बानी PTI माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि मामला सुलझ जाएँ, बानी PTI से कोई सालिसी का रास्ता निकल आए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के बयान से ये बात वाज़ेह हो गई कि बानी PTI तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो आपकी हुकूमत की तमाम कोशिशें तो कामयाब नहीं हो रही, आपकी हुकूमत उनसे माफ़ी मंगवाने में तो कामयाब नहीं हो सकी। तो क्या करेंगे फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो माफ़ी है वो काफ़ी नहीं है और माफ़ी इतराफ़ जुर्म हो सकता है और इसलिए कि बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं कि उसके बाद इतराफ़ जुर्म के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। बहरहाल अगर कुछ लोग अभी भी वो समझते हैं या बानी PTI समझते हैं कि वो इतनी शवाहिद और इतनी गवाहियों के बावजूद भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो लोग को पता है कि सच क्या है। बाकी रही बात, बड़ी क्लैरिटी है हुकूमत में और आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट पे ये हमलावर हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट इन पे हमलावर नहीं हुई। इन्होंने पाकिस्तान में दर्जनों जगहों पे जाके दफाई तनसीबात पे हमला किया अपने सियासी मकासद के लिए और उसके पीछे पूरी एक साजिश थी जिसमें फ़ौज ने अपने अंदर भी एहतसाब का अमल किया और यकीनन उनके साथ जो लोग शामिल हैं इस साजिश में, उसमें बानी PTI सर फहरिस्त है, उनकी पूरी पार्टी है, उनके लोगों को भी इस वक्त केसेस का सामना है। इनकी मंतकी अंजाम इनके सज़ाओं पर होगा और सज़ाएं जो है इन्हें काटनी पड़ेंगी। बिल्कुल क्लैरिटी है हुकूमत की इस मामले पे। माफ़ी काफ़ी नहीं होगी, इसमें सज़ाएं भी होंगी। तो आपकी हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हों, तहरीक इंसाफ से बानी PTI भी जेल से बाहर आएँ और कौमी सियासी धारे का हिस्सा बने?
देखिए, हुकूमत चाहती है कि उनकी जो पार्टी के लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं या जो लोग उनके सियासत कर रहे हैं, KPK में हुकूमत में हैं, वो अपना रोल प्ले करें। वो पाकिस्तान के जो मामला, ख़ुसूसन दहशतगर्दी का मामला, उसमें अपना रोल प्ले करें, जिसमें PTI सबसे पीछे है और वो अपने सियासी मकासद को आगे रखती है। इसी वजह से वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान देखें तो ये सूबा सबसे पीछे है, बाकी सूबे इनसे आगे हैं, इवन बलूचिस्तान भी इनसे ज़्यादा कोशिश और काविश कर रहा है। तो बात यह है कि हम बातचीत जो है वो कौमी मुफादात में हो सकती है, किसी ज़ाती मफाद के लिए या किसी को माफ़ी देने या दिलवाने के लिए, कौमी धारे में शामिल करवाने के लिए कोई ऐसा NRO के लिए बातचीत ना कार्ड्स पे है, ना NRO के लिए बातचीत होगी। तलाल साहब, कई चैलेंजेस का सामना तो है ही हुकूमत को। खुद आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा तो तरक्की के रास्ते पर आगे जाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसमें बलूचिस्तान में भी अमन नहीं कायम हो पा रहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी मसाइल हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, फिर अफ़गानिस्तान से उसको जोड़ा जाता है। ऐसे में जब कभी सहाफ़ी तनकीद करते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ कोई किरदार अदा करते नज़र नहीं आ रहे, तो मुस्लिम लीग नून काफ़ी बुरा बनाती है। अब मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक मुतारिक सियासतदान हैं, अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी कुछ गिला शिकवा किया है, वो आपको दिखाते हैं, फिर आपके सामने सवाल रखते हैं। उनके साथ हमारा सियासी इख्तलाफ भी है, वो हुकूमत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग की हुकूमत है, हम उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे। सियासत में हजरत कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि इस तरह राय के बावजूद उनको सीनियर तस्लीम किया जाता है और तवक्को रखी जा सकती है कि बड़े होने के नाते वो कोई एक ऐसा किरदार अदा करे कि जो मसाइल के हल की तरफ एक उम्मीद की बात हो सकती है। वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए हैं और कोई उनका बज़ाहिर बड़ा किरदार उनका सामने नजर नहीं आ रहा है। तलाल साहब, कौमी सलामती के मामले पर इजलास होता, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं होते। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार में जब सियासी तौर पर इंगेज करने की कोशिश की गई थी बलूचिस्तान में, तो हालात बेहतर हुए। अब भी उन्हीं मसाइल का सामना है, बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा, अफ़गानिस्तान से मसाइल जन्म ले रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो कहाँ है नवाज शरीफ साहब? वो कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते, रिटायर हो गए सियासत से? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी इन एक्शन है, पूरा रोल प्ले कर रही है। उनकी दो हुकूमतें हैं, वफाक और पंजाब की, दोनों हुकूमतें जो हैं वो दहशतगर्दी की जंग हो, पाकिस्तान की इकॉनमी हो, पाकिस्तान के मसाइल हो, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। और वो जो रोल प्ले कर रही हैं उसमें गाइडेंस और उसमें हर तरह की मुआवनत जो है वो उनके सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की उसमें शामिल है। और मियाँ साहब गाहे बगाहे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को भी गाइडेंस भी देते हैं और हम उन्हें जवाब दे भी हैं। बाकी रही कि जो रोल है, तो रोल जितना भी PMLN का है, इस रोल में हर मियाँ नवाज शरीफ के अहकामात शामिल हैं। बलूचिस्तान की बात जो करते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ ने 2013 से 18 के दरमियान इलाकाई पार्टियों को मौका देकर, हालांकि नून लीग की वहाँ अक्सरियत थी और वहाँ पर उनको कौमी धारे में शामिल किया, और उसी फुटप्रिंट पे मियाँ शहबाज शरीफ भी काम कर रहे हैं। इस दफ़ा जब बलूचिस्तान गए, कोयटा में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, तो वहाँ पर सबको साथ बिठाया, मालिक साहब को समेत जितने वहाँ लीडर्स थे उनको बिठाया, उनसे पूछा गया, उनसे सुना गया। और इसी तरह कौमी सलामती के इजलास में भी कोशिश की गई कि तमाम पार्लियामान में मौजूद पार्टियां जो हैं वो उसमें शरीक हों। सो हम तो ये समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन की पार्टियां, कुछ बलूचिस्तान की और कुछ KPK की, वो अपने सियासी और ज़ाती मकासद में इस दहशतगर्दी की जंग में अगर मगर की वजह से शामिल नहीं होती, तो मेरा ख्याल है उन पर आपको सवाल उठाना चाहिए। क्यों PTI के लोग कौमी सलामती के इजलास में नहीं आए? क्यों बलूचिस्तान की वो क़यादत जो दिन रात कहती है कि इन कैमरा इजलास होना चाहिए, हमें ब्रीफिंग दी जाए, हमारे साथ बैठा जाए, और जब इजलास होता है, जब इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, जब सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान वहाँ पर ब्रीफिंग के लिए आते हैं और पूरी कौमी क़यादत इकट्ठी होती है, और फिर बलूचिस्तान की वो क़यादत उस मौके पर ना आके क्या साबित कर रही है? तो देखिए, आगे तो बढ़ना है,
हाँ, हर कोई अगर अपना रोल प्ले करेगा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आगे बढ़ना है, जंग लड़नी है और जीतनी है, और इसके लिए पेशकदमी शुरू हो चुकी है। हाँ, आए, अब भी मिले हमारे साथ, अब भी हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। और हुकूमत ने तो ये एलामिया उस दिन भी जो जारी हुआ है नेशनल सिक्योरिटी के बाद कमेटी की मीटिंग के बाद, कि हम दोबारा कोशिश करेंगे कि जो लोग नहीं आ सके उन्हें शामिल किया जा सके। तो तलाल साहब, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके खिलाफ क्या हिकमत अमली तय की गई है? अफगानिस्तान पर बहुत तनकीद हो रही थी, यहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जहाँ भी हदफ को निशाना बनाना पड़ा उसके पीछे जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर तक जाकर हमला करने की बात हुई। अब पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद सादिक साहब ने जाके वहाँ पर मुलाकातें की हैं, तो अब तो बहुत मुस्बत बातें की जा रही हैं। ये तो आपने भी कहा था कि KPK में कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, तो किस तरह ख़त्म होगी ये दहशतगर्दी? देखिए, ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। आज की मैं सिर्फ आपको बात बता दूं, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में नेक्टा की एक इजलास हुआ, जिसका उसके गवर्नर बॉडी का, और इसी तरह एक आज जो नेशनल एक्शन प्लान और इसी तरह काउंटर टेररिज्म की जो पूरे चारों सूबों की में कैंपेन है, उस पर भी मोहसिन नकवी साहब ने एक डिटेल इजलास किया। तो हुकूमत की, वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म ऑफिस की नेशनल एक्शन प्लान पर अमलदारी हो, पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म की जितनी भी एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं, इसी तरह जो अज़्म इस्तेकाम है वो चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऑपरेशन जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस होते हैं। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म की बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी फंडिंग, उनकी बाकी मामलात, तो इसी तरह फॉरेन अफेयर्स के मामले पे हुकूमत जो है वो हमसाया ममालिक से बात करने का फ़ैसला हुआ था, वो बातचीत कर रही है। हम तो चाहेंगे कि ये हमारे हमसाए भी हैं और इस्लामी ममालिक भी हैं, इन्हें भी उतना ही दर्द होना चाहिए कि आप एक ऐसे दहशतगर्द जिनको ना रमज़ान का ख्याल है, ना मस्जिद का ख्याल है, ना नमाजी का ख्याल है, ना रोज़ादार का ख्याल है, जिसने ना मस्जिद छोड़ी है ना रोज़ादार छोड़ा है, और वो लोग एक जहाद के नाम पर एक इस्लामी मुल्क जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके अगेंस्ट वो लड़ना की एक कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये लोग कुछ लोग मज़हब की बुनियाद पर और इसी तरह BLA इलाकाई नफ़रत की बुनियाद पर ये दहशतगर्दी कर रही है। तो ये हम अपने हमसाया ममालिक से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसकी जड़ों तक पहुँचेंगे और हम इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मेरी तनख्वाह का भी एक पैसा ना बचे, मगर दहशतगर्द नहीं बचना चाहिए। इसके लिए जितनी फंडिंग है वो आर्मी चीफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा। आपने मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र किया, आपकी भी उनसे मुलाकात हुई है? जी, मेरी उनसे बिल्कुल 2 दिन पहले लाहौर में मुलाकात हुई। आज उन्होंने बड़ी लंबी मीटिंग्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में नेक्टा के हवाले से, नेशनल प्लान के हवाले से, काउंटर टेररिज्म कैंपेन के हवाले से एक बड़ी लंबी मीटिंगें इंटीरियर मिनिस्ट्री और ऑनलाइन उन्होंने बहुत सारी की हैं। तो तलाल साहब, लेकिन एक्शन है, अब आपने खुद तस्दीक की है कि वो मीटिंग तो उन्होंने की है, लेकिन वो ना कोयटा गए हैं, ना वो कौमी सलामती की कमेटी से मुताल्लिक़ इजलास में उन्होंने शिरकत की। पिछले 2 हफ्ते से मंजर आम पर भी नहीं है, कई लोगों से रब्ता करने पे उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। तो कई तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ नाराज़गी है, कुछ ऐसे मामलात हैं वजारत से मुताल्लिक़ जिस पर उनकी कोई नाराज़गी है। एक बात की तो तस्दीक हुई कि आपसे शायद उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, आप खुद ही तस्दीक कर दें इस बात की। देखिए, बिल्कुल भी ऐसी कोई नाराज़गी है ही नहीं है। ये बिल्कुल बेपर की उड़ाई जा रही हैं। उनकी कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके थे कुछ मीटिंग्स में। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं। और वजारत दाखिला आप पिछले साल की, मैंने तो कहा है, मैंने फ्लोर ऑफ दी हाउस यानी कौमी असम्बली में भी कहा है और मैं मीडिया को भी कहता हूँ कि 1 साल की जो कारकर्दगी है वो आप उस पर बातचीत होनी चाहिए।
वो नेशनल एक्शन प्लान हो, वो पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स की कैंपेन हो, वो एंटी स्मगलिंग की कैंपेन हो, वो आपकी ह्यूमन स्मगलिंग के अगेंस्ट एक्शंस हों, उसके बाद आईसीटी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों और एससीओ कॉन्फ्रेंस की पुरअमन इनकाद हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद हो, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री फुल इन एक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। बाकी रही बात ये, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पर बात करना आजकल ज़रा आपको पता है पर्दा खबरों में रहता है, तो इसलिए कई दफ़ा इन पर बात होती है। वो चले, आपने कहा है वो मुतारिक है, तो वज़ारत दाखिला के उम्मीद करते हैं मंजर आम पर आएंगे, बलूचिस्तान का दौरा भी करेंगे और जो भी इकदाम वो कर रहे हैं वज़ारत दाखिला में उसके हवाले से वो आगाह भी करेंगे। तलाल चौधरी साहब, फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी का मामला ज़ेर बहस है, उनसे मुतालिक जो FIA की तरफ से FIR है उसमें सिर्फ तनकीद करने के हवाले से जिक्र है, ये नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या गुनाह सरजद किया है, क्या जुर्म किया है, किस कानून की खिलाफ वर्जी करके उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, फिर भी वो गिरफ्तार है। तो जिस बात का खदशा था पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमों को कि पेका कानून को इस्तेमाल किया जाएगा आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़, उस पर अब अमल दरामद शुरू कर दिया आपकी हुकूमत ने? देखिए, एक तो बड़ी अफसोस की बात है कि पीका को बने हुए मेरा ख्याल कोई 2 महीने से ज़्यादा हो गए और आप टीवी पे बैठ के क्या बात नहीं करते। आपका टीवी है, आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर्स हैं, इसी तरह बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि आप अगर जो रेगुलेट करना है सोशल मीडिया को, वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत है और उसको रेगुलेट होना है। वो आप उसको मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ सकते। उनको FIA, जो आप फरहान साहब की बात कर रहे हैं, FIA ने उन्हें पहले बुलाया, उन्हें पूरा मौका दिया और वो वहाँ पेश भी होते रहे, लेकिन वो जिस जो सवाल किए गए उन पर वो मुतमिन नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर बाद में वो गिरफ़्तार हुए। और अभी भी कोई किसी को हब्से बेवजह में या इस तरह तो नहीं रखा गया, कानून के मुताबिक उनसे पूरा सलूक किया जा रहा है। और ये आप ये ना समझे कि ये पीका जो है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, नहीं तो सहाफ़त तो हर रोज़ यहाँ पर दर्जनों TV हैं, दर्जनों सैकड़ों सहाफ़ी हैं, तनकीद भी करते हैं, बहुत सारे तबसरे भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको इस तरह जोड़ना मुनासिब नहीं है। उनकी जो मामला था उसके स्पेसिफ़िकली मौका दिया गया कि वो सफाई दे सकें, लेकिन वो नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें कानून के मुताबिक उनको कानून का सामना आप वज़ीर मुमलिकत भी हैं, वज़ारत दाखिला के मातहत आती है FIA खुद स्कैंडल्स की ज़द में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस रहा कि किस तरह FIA के अफसरान कुछ वकला के साथ मिलकर साजिश करके लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में ये मुनासिब होगा कि FIA के ज़रिए से ये कार्रवाइयाँ की जाएँ और FIA को इस्तेमाल किया जाए। किसी सहाफ़ी ने अगर तनकीद की है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, आप सहाफ़ियों का तो जिक्र कर रहे हैं, सहाफ़ियों से दुगनी तादाद में इस मुल्क में सियासतदान हैं जो तनकीद करते रहे हैं और करते हैं। आप तनकीद करते रहे, आप नाअहल हुए, गलत तो नहीं था आपका तनकीद करना? देखिए, मैं देखे ना, जो तनकीद है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। और जैसे सियासत में भी लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इसी तरह सहाफ़त में भी है। और मैं तो कभी नहीं हम कहते कि FIA सारी कोई फरिश्तों की बनी हुई है। हाँ, इसमें लोग इस तरह के होते हैं जो अपने मोटिव्स रखते हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है। यानी अभी मैं वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन लिया था ये ह्यूमन स्मगलिंग पे, सैकड़ों FIA के लोगों को नौकरी से निकाला गया है। इसी तरह बहुत सारी उनकी और मामलात पे भी उनकी एहतसाब होता है और हम वो एहतसाब करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सारी FIA ही बुरी है, FIA बहुत सारे काम करती है, FIA बहुत सारी कानून की अमलदारी को यकीनी बनाती है, FIA में बेहतरीन ऑफिसर्स हैं जो कि दुनिया में माने जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा। और जितनी कार्रवाई आप कह रहे हैं फरहान साहब की, वो उसको मीडिया को पूरा ऑन बोर्ड रखा जाएगा और हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा शायबा भी हो कि इजहार राय की आज़ादी के लिए पीका इस्तेमाल हो रहा है। पीका रेगुलेट करने के लिए है सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया जब तक रेगुलेट नहीं होगा तो आप देखिए ना,
कोई किसी की सर की कीमत लगा देता है, कोई किसी की इज्जत उछाल देता है, कहीं पर अदारों के खिलाफ बेपर की उड़ा देता है, जिसकी अब आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हैं, आप हर बात सोच समझ के करते होंगे, लेकिन कई दफ़ा सोशल मीडिया पर जो बात करते हैं लोग वो ना सोचते हैं ना समझते हैं और अपनी रेटिंग और रैंकिंग के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इसको रेगुलेट होने दें। बिल्कुल भी इसका मैं दोबारा कह दूं, सहाफ़त का, सहाफ़ी का पीका से और पीका के ये इस कवानीन के बाद इसके मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। आपका कहना है कि कार्रवाइयाँ उन लोगों के खिलाफ भी होंगी जो सहाफ़ियों को भी कत्ल की धमकियाँ देते हैं, उनके खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम करते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए पीका हर एक पे होनी चाहिए, सियासतदानों पे भी होती है, ये बहुत सारे और लोगों पे भी होती है। तो जो भी इसकी जद में आएगा, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन आप इस बात पे मुतमिन रहे कि बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं होगी। आपकी वजारत का बराह रास्त किरदार है कौमी सलामती के हवाले से इक़दामात का, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान सामने आया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुताल्लिक़, वो दिखाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो फिर से 1 महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें। तलाल साहब, दोबारा तलब किया जाएगा कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास, और हुकूमत कोशिश करेगी कि तहरीक इंसाफ को शामिल कर लिया जाए उसमें किसी तरह? देखिए ये PMLN की हुकूमत है और इसका खासा ये है और इसका माजी ये है। आप 13 से 18 के दरमियान देख लें, सबको मेज़ पे बिठाया था। कराची देख लें, कराची का जब अमन था, कराची में हमारा कोई उस वक़्त कोई मेंबर मौजूद नहीं था, कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं थे हमारे कराची के अमन के लिए। हमने MQM को, PTI को, पीपल्स पार्टी को, बल्कि उस वक़्त गवर्नर भी वो थे जो 11 साल से गवर्नर थे, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की थी। एक अगर कोई बंदा बदला था तो वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। उन्होंने सबको मेज़ पे बिठाया और कराची का अमन हुआ, पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदा मंद हुआ। इसी तरह फाटा का, कोयटा का नेशनल एक्शन जो प्लान बना, उसके बाद जो दहशतगर्दी की जंग थी उसमें भी सबको उठाया। धरना दे के बैठे हुई थी PTI, इस्तीफ़े दिए हुए थे, हमने उनके इस्तीफ़े सीने से लगाए रखे, उनको वापस कौमी धारे में लेकर आए, उनको साथ बिठाया, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में बयानिया बनाया और उसके बाद दहशतगर्दी की जंग जीत कर दिखाई। तो मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ नवाज शरीफ के इसी बात पे आज भी आगे बढ़ रही है। शहबाज शरीफ इसी तरह लेकर चल रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि ये आए, बैठे, अपना रोल प्ले करें, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग से ये जंग नहीं रोकी जा सकती। किसी की ब्लैकमेलिंग अगर दहशतगर्दों को फायदा देती है तो उन्हें सोचना होगा। अगर किसी की सियासी मोटिव्स इतने ज्यादा या उनकी सियासी मामलात की वजह से कौमी मामलात या वो दहशतगर्दों के साथ खड़े नजर आए तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें इस वक्त उनके खिलाफ खड़े नजर आना चाहिए और हुकूमत कोशिश करेगी कि जितने दोस्त हो सके वो साथ खड़े हों। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तुर्की में सियासी सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो चुकी है और गुज़श्ता 5 दिन से मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल समेत दीगर हिस्सों में अपोजिशन जमात की कॉल पर बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन भी सामने आया है। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इन मुजाहरों को 2013 के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद मुल्क के सबसे बड़े मुजाहरे करार दिया जा रहा है। तुर्की में होने वाले इन हालिया एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ 19 मार्च को इस्तांबुल के मेयर और आइंदा सदारती इंतखाब में सदर रजब तैयब एर्दोआन के सबसे सख्त हरीफ माने जाने वाले अपोजिशन रहनुमा इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद इतवार को अदालत ने भी उन्हें जेल भेजने का हुक्म दे दिया था और अब केस के ट्रायल का इंतजार है। तुर्की की वजारत दाखिला ने उनकी मेयरशिप भी मुअत्तल कर दी है। वाज़ेह रहे कि 19 मार्च को इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ इब्तदाई तौर पर करप्शन, रिश्वतखोरी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। तुर्क खबर रसां इदारे
अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर्स ने इस हवाले से कहा था कि इकरम इमामोलू ने एक मुजरिमाना तंजीम की क़यादत की जो मुनज़्ज़म धोखाधही, गबन और रिश्वतखोरी में मुलविस थी और उन पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने का भी इल्ज़ाम था, जिसे तुर्की, अमरीका और यूरोपियन यूनियन एक दहशतगर्द ग्रुप समझते हैं। गिरफ्तारी के बाद इतवार को जब इकरम इमामोलू को इस्तांबुल की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें करप्शन के ज़ेर इल्तिवा मुकदमे में जेल भेज दिया और उन्हें आर्जी तौर पर मेयरशिप से हटा दिया था। ताहम अदालत ने फ़िलहाल दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। गिरफ्तारी के वक्त इकरम इमामोलू ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी, इन्हें सियासी मुहरकात पर मबनी करार दिया था और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी थी। फिर इतवार को उनकी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने भी इस अदालती फैसले के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दे दी, जिसके बाद मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए थे। इस सारे मामले पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि हुकूमत अमन आमा में खलल को बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि सदर एर्दोआन की हुकूमत अदलिया को आज़ाद करार देते हुए इस बात से इनकार करती है कि इकरम इमामोलू के खिलाफ तहकीकात सियासी मुहरकात पर मबनी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन सड़कों पर है, एहतजाज किया जा रहा है और अब तक कई सहाफ़ियों समेत सैकड़ों अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। BBC के मुताबिक तुर्क पुलिस ने सुबह के वक्त छापों के दौरान इस्तांबुल और इजमीर से कम 10 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया, जबकि खबर रसां इदारे AFP ने रिपोर्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए 10 अफराद में उसका एक फोटोग्राफर भी शामिल है, जिसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि तुर्की के वज़ीर दाखिला अली यारलिकाया ने कहा है कि इन मुजाहरों के आगाज़ के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 1133 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में मज़ीद कहा कि हमारी सड़कों पर दहशतगर्दी और अमन व सलामती को दरपेश खतरात को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि सोशल मीडिया साइट एक्स ने मुबैना तौर पर तुर्क अपोजिशन के दर्जनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट मुअत्तल कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे पॉलिटिको के मुताबिक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तुर्की में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले कई अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया है। अकाउंट्स की ये मुअत्तली इस्तांबुल में वसी पैमाने पर मुजाहरे शुरू होने के बाद हुई है। वाज़ेह रही कि इकरम इमामोलू 2019 में पहली बार इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए थे और उसके बाद 2024 में वो दोबारा मेयर मुंतखब हो गए। तुर्की की सियासत में इस्तांबुल की मेयरशिप को काफ़ी अहमियत हासिल है और तकरीबन 22 साल से ज़्यादा अरसे से तुर्की में हुक्मरानी करने वाले सदर रजब तैयब एर्दोआन भी वज़ीर आज़म और सदर बनने से पहले 2 बार इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। BBC के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोआन ने एक बार कहा था कि जिसने इस्तांबुल जीता वो तुर्की जीत गया, लेकिन फिर 2019 में जब इकरम इमामोलू ने मेयरशिप जीती तो सदर एर्दोआन को अपने ही अल्फाज पर गुस्सा आया और उन्होंने इन इंतखाबात पर तनकीद करते हुए दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया। मगर इकरम इमामोलू ने दोबारा होने वाले इलेक्शन पहले से ज़्यादा फैसलाकुन अक्सरियत से जीत लिए थे और फिर गुज़श्ता साल इकरम इमामोलू की पार्टी ने तुर्की के तकरीबन हर बड़े शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया। इससे सदर एर्दोआन ने महसूस किया कि उन्हें 22 साल के इक़्तिदार में सबसे बड़े ख़तरे का सामना है और अब इकरम इमामोलू को अगले सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पर नामजद होने से 4 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर इस गिरफ्तारी के बाद भी तुर्की की मरकजी अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने इकरम इमामोलू को 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए अपना बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद कर लिया है। पार्टी के मुताबिक ये फैसला इतवार को होने वाले एक अलामती वोट के बाद किया गया, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। इस नामजदगी के बावजूद इकरम इमामोलू के सामने अभी भी बड़े सवालात मौजूद हैं। पहली बात यह है कि वो अब जेल में है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है। इसके अलावा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी गिरफ्तारी से पहले ही ऐलान किया था कि वो मुबैना बेज़ाब्तगियों की वजह से इकरम इमामोलू की डिग्री मनसूख कर रही है। इकरम इमामोलू के वकला ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का यह फैसला बरकरार रहता है तो इससे इकरम इमामोलू की बतौर सदर इंतखाब लड़ने की अहलियत मशकूक हो जाएगी, क्योंकि तुर्की का आइन कहता है कि सदर को ओहदा संभालने के लिए आला तालीम मुकम्मल करना ज़रूरी है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसिक्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं और प्रोसिक्यूशन ने IG पुलिस को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, जबकि मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी और डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध को लिखे गए ख़त में कहा गया है
कि यह मामला मुल्जिम अरमगान और शरीक मुल्जिमान के हाथों नौजवान लड़के मुस्तफ़ा आमिर के बहिमाना कत्ल का है, जो कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन पुलिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आरई के ज़रिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के दफ्तर की तरफ से जारी करदा हिदायत और कानूनी मावनत पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हैरान कुन तौर पर AVCC CIA की तफ्तीशी टीम ने दौरान तफ्तीश इस्तगासा के केस को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस में सख्ती से हिदायत जारी की, लेकिन पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से मशावरत और उसे एतमाद में लिए बगैर अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी और इस दफ्तर से कोई कानूनी राय नहीं ली गई। पुलिस ने जानबूझकर जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 5 कराची जनूबी के सामने मुल्जिम सैयद शिराज के एतराफ़ जुर्म की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसे 3 मार्च को मुस्तरद कर दिया गया और 22 मार्च को फिर वही अमल दोहराया गया जब मुल्जिम अरमगान को तफ्तीशी टीम के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 5 कराची जनूबी के सामने एतराफ़ी बयान के लिए लाया गया और उसने 22 मार्च 2025 के अदालती हुक्म के मुताबिक अपने जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया। मुल्जिम अरमगान का एतराफ़ी बयान SSP AVCC IA के सामने पहले ही रिकॉर्ड करवाया जा चुका है, जो कि कानून के तहत काबिल कबूल है। इस सब के पेश नज़र आपसे गुजारिश है कि इन पुलिस एहलकारों और तफ्तीशी टीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जो बराह रास्त एतराफ़ जुर्म की दरख्वास्तें दाखिल करने में मुलव्विस है और इस्तगासा के मुकदमे को गलत मकसद के तहत नुकसान पहुँचाते हैं। तफ्तीशी टीम कानूनी मुआवनत और रहनुमा उसूलों की तामील करने में नाकाम रही है, जबकि इस पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि इस केस में प्रोसिक्यूशन की हिदायत पर ही शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। बात हुई थी, जो कंसर्न टीम है उसमें बहुत सारे एविडेंस जो है ना वो राइट फ्रॉम डे 1 प्रोसिक्यूटर इस केस में शामिल है, उनके ही मतलब इंस्ट्रक्शंस पे एविडेंस कलेक्शन हो रही है। कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ कलेक्ट करने होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो मतलब कोशिश के बावजूद भी कलेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज के नेचर ऑफ सिचुएशन ऐसी होती है। तो मुझे यकीन है कि इस केस में पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो बेहतर किए हैं और एज पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के हिसाब से किए हैं। इससे पहले 11 मार्च को कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी थी, बदतमीजी की थी, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार आरई ने 11 मार्च को ही प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को ख़त लिखकर इस हवाले से कार्रवाई करने और ख़ुद को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। और आज महकमा प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस के खिलाफ IG सिंध को लिखा गया ख़त सामने आ गया है। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के खिलाफ FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मुल्जिम अरमगान हवाला हुंडी और डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस है। मुल्जिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और जालसाजी के पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुल्जिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। मुल्जिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। अरमगान के कॉल सेंटर से अमेरिका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी। मालूमात हासिल करने के बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी और फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुल्जिम अरमगान तक पहुँचती थी। FIR के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया और अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। अरमगान के कॉल सेंटर का हर फर्द यौमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। मुल्जिम के पास करोड़ों रुपए मालियत की 3 गाड़ियां हैं और वो 5 गाड़ियां फरोख्त भी कर चुका है, जबकि अरमगान ने अपने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बना रखी है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।